हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना जो प्रीवियस टॉपिक था सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जांपल्स देख लिए थे सरफेस टेंशन के, 2 एग्जांपल हमने देखे थे। अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में कि सरफेस एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पृष्ठीय ऊर्जा। सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा होती क्या है ये सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा? तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, अब वो सब्सटेंस मैं वाटर बबल भी ले सकता हूँ या सोप बबल भी ले सकता हूँ या कोई भी सब्सटेंस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मान लो वो सब्सटेंस हो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या फिर हम सेंटर के अंदर बात करें या फिर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ये एक सब्सटेंस है। अब क्या होगा कि अगर मुझे इस सब्सटेंस को इस वाटर के या लिक्विड के इंटरनल पार्ट से इसकी फ्री सरफेस तक लाना है, इंटरनल पार्ट से फ्री सरफेस तक लाना है, तो फ्री सरफेस तक लाने में मुझे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क जो है वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में सेव हो जाता है या स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। और वही पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं पर यूनिट एरिया से डिफाइन करूं तो पर यूनिट एरिया जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे बोला जाता है सरफेस एनर्जी। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कैसे होगा? तो देखो, ये जो नीचे वाटर के पार्ट जो है, वाटर का पार्ट, इस वाटर के मॉलिक्यूल और ये जो यहाँ पर सब्सटेंस है इसके मॉलिक्यूल दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो मैं बोलूँगा कि इस सब्सटेंस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा यानी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो मुझे इस सब्सटेंस को किधर ले जाना है? मुझे इस सब्सटेंस को इंटरनल पार्ट से फ्री सरफेस तक लाना है, तो मुझे इस नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं? सब्सटेंस इन लिक्विड experience net downward force, नेट डाउनवर्ड फोर्स यानी जो सब्सटेंस होता है किसी लिक्विड के अंदर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स एक्सर्ट करता है या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस करता है। अब ये नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मैं क्या बोलूँगा? जो सरफेस एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में मैं कहूँगा वर्क डन टू bring this substance from inner part of liquid to
फ्री सरफेस against intermolecular force is stored as potential energy of liquid molecules यानी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये स्टोर हो जाएगा, जितना भी वर्क डन अगेंस्ट किया जाएगा किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्स के। अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गया। तो अब ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है इसे अगर मैं सरफेस के पर यूनिट एरिया से डिफाइन करूं, यानी पर यूनिट एरिया की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बोली जाएगी सरफेस एनर्जी, यानी है तो वो बोली जाएगी सरफेस एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस is known as surface energy। पर यूनिट एरिया के रिलेटेड में अगर हम बात करें, पर यूनिट एरिया से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे क्या बोला जाता है, सरफेस एनर्जी बोला जाता है। तो इस सरफेस एनर्जी के लिए जो हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है लिक्विड के अंदर तो वो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो जब मुझे किसी सब्सटेंस को उस लिक्विड के इनर पार्ट से फ्री सरफेस तक लाना है तो मुझे उस इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, और अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। और यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया से अगर मैं डिफाइन करूं तो पर यूनिट एरिया से जो डिफाइन की है हमने पोटेंशियल एनर्जी उसे बोला जाता है सरफेस एनर्जी। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो सरफेस एनर्जी जो है वो है क्या आपके पास, सरफेस एनर्जी की अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी। यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके बेसिस पर क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी अपॉन में एरिया, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ एनर्जी जो है वो हमने किसके इक्वल की, वर्क डन के, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन में एरिया। वर्क डन है तो वर्क डन की एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है, एसआई सिस्टम के अंदर, तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट वर्क की हो जाएगी जूल, और एरिया है, एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है सरफेस एनर्जी की वो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की तो सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में वर्क को किस में डिफाइन किया जाता है, वर्क को डिफाइन किया जाता है अर्ग के अंदर। तो अर्ग पर मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सीजीएस यूनिट होती है सरफेस एनर्जी की वो कितनी होती है, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, इसके डायमेंशनल
फॉर्मूले की या इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन देखो क्या हो जाएगी, यूनिट क्या है इसकी, जूल पर मीटर स्क्वायर या वर्क अपॉन में एरिया। तो वर्क और एरिया दोनों की अगर हम बात करें तो यूनिट, जब हम डायमेंशन दोनों की लिखेंगे तो जो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन है वो कितनी आ जाएगी, m1L0T-2, ये आ जाएगी आपके पास डायमेंशन सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट की बात कर ली हमने, दोनों SI सिस्टम और CGS सिस्टम के अंदर डायमेंशन की बात कर ली और बेसिक डेफिनेशन की बात कर ली कि किस तरीके से हम सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि ये तो थ्योरेटिकली हमने डिफाइन कर दिया सरफेस एनर्जी को, अगर हम प्रैक्टिकली इसको डिफाइन करना चाहें कि सरफेस एनर्जी का प्रैक्टिकली किस तरीके से डेमोस्ट्रेशन करें हम लोग, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल हो उसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू देख सकें। तो देखिए, अगर मैं सरफेस एनर्जी को, पृष्ठीय ऊर्जा को डिफाइन करूं प्रैक्टिकली, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं इसके अंदर। एक प्रैक्टिकल क्या करते हैं कि मैं एक कोई रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम लेता हूं, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ले रहा हूं मैं। फ्रेम का मीनिंग हो गया जिसके केवल चारों तरफ ही साइड्स ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर एक वायर फ्रेम ले ली इस तरीके की, इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम के अंदर यहाँ पर जो साइड है वो मूवेबल है। मूवेबल साइड होने का मीनिंग क्या है कि ये एक पिस्टन की तरह बिहेव करता है, जिसे आगे या पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो ये पिस्टन की तरह बिहेव करेगा, आगे या पीछे हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब क्या करेंगे कि इस वायर फ्रेम को हम लोग साबुन का जो घोल होता है, सोप सॉल्यूशन जो होता है, उस सोप सॉल्यूशन के अंदर डालकर वापस से बाहर निकालते हैं। तो सोप सॉल्यूशन के अंदर डालकर वापस बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर, इसके ऊपर साबुन की एक फिल्म बन जाएगी, साबुन की एक फिल्म बन जाएगी। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो खेलने की चीज़, वो खेलने का एक खिलौना आता है जिसके अंदर रबर की एक ट्यूब बनी हुई होती है और उसके अंदर एक पाइप सा लगा हुआ होता है सर्कुलर शेप का। उस सर्कुलर शेप वाले पाइप को जब साबुन के घोल के अंदर या उस ट्यूब के अंदर डालकर हम मुंह से हवा लगाते हैं तो उसके अंदर से गुब्बारे बनकर बाहर निकलते हैं। वो गुब्बारे क्यों बनते हैं? क्योंकि जब साबुन के घोल को उस घोल में उस सर्कुलर शेप वाली रोड को डाला जाएगा तो वो जो सर्कुलर शेप वाली रोड है उसके ऊपर एक साबुन की फिल्म बन जाती है। जब उसके अंदर हवा के ऊपर एक साबुन की फिल्म बन जाती है, जब उसके अंदर हवा दी जाती है उसको, तो हवा देने पर वो जो साबुन की फिल्म बन रही थी वो एक स्पेयर का शेप ले लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर जब इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम को हम सोप सॉल्यूशन के अंदर डालकर वापस निकालेंगे तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बन जाती है। अब सोप सॉल्यूशन की यहाँ पर फिल्म बन जाएगी तो क्या होगा कि वो सोप सॉल्यूशन जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया जो है उसे कम करने की कोशिश करेगा। यानी ये जो पिस्टन है वो किधर मूव करने की कोशिश करेगा? इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब क्यों वो कोशिश कर रहा है इस तरफ मूव करने की? तो उसके लिए सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो जिम्मेदार होता है। अब सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा, अगर हम उसकी कैलकुलेशन की बात करें तो उसके लिए हमें ये देखनी होगी कि यहाँ पर जो सोप सॉल्यूशन है उस सोप सॉल्यूशन की सरफेस कितनी है, क्योंकि जो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लगता है उसे हम बोलते हैं T इंटू में L। केवल L कब आएगा? जब एक ही सरफेस होगी, और अगर दो सरफेस है तो T इंटू 2L हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कितनी सरफेस है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कागज़ है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो देखिए कि ये जो सोप सॉल्यूशन बनेगा वो सोप सॉल्यूशन इस तरीके से एक सरफेस बना लेगा यहाँ पर। अब इस तरीके से एक सरफेस बना ली इसने, तो देखो क्या होगा, एक सरफेस तो हो गई जो आपको ये सामने नज़र आ रही है बिल्कुल ये वाली, ठीक है, और दूसरी सरफेस हो गई जो इसके बिल्कुल पीछे की ओर है,
दूसरी सरफेस कौन सी होगी, जो इसके बिल्कुल पीछे की ओर है। तो यहाँ पर जो सोप सॉल्यूशन है वो दो सरफेस बनाएगा, और दो सरफेस बनाएगा तो उन्हीं दो सरफेस की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा यहाँ पर, उस रिजल्टेंट फोर्स को मैं लिख लेता हूँ T इंटू में 2L। इतना फोर्स लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर। अब अगर हम बात करें कि अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, इस पिस्टन को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और उसे हम डिनोट कर लेते हैं F से। अब अगर मैं F की वैल्यू T इंटू 2L के इक्वल कर दूं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है वही राइट हैंड साइड के अंदर भी लगे, तो ये जो मूवेबल पिस्टन है वो बीच के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात करें, हम लोग बात करें कि इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम के अंदर मैं बोलूँगा जो F है, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, T इंटू 2L के इक्वल होनी चाहिए। और ये किसके लिए है, ये है दो सरफेस के लिए, यानी अपने पास जो सरफेस है टोटल वो कितनी है, दो सरफेस है। अब इन्हीं दोनों सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो T इंटू 2L है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर लाने के लिए उसके अगेंस्ट फोर्स कितना लगा रहे हैं, मिनिमम F लगा रहे हैं, और इक्विलिब्रियम के अंदर F की वैल्यू T इंटू 2L के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो अपने पास साबुन की फिल्म बन रही थी, जो सोप फिल्म बन रही थी, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वायर फ्रेम को, ये जो मूवेबल पिस्टन की तरह बिहेव कर रहा है BC, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर मूव करवाते हैं। मैंने बोल दिया कि यहाँ तक हमने इस वायर फ्रेम को, जो ये BC वायर फ्रेम है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ले आए। और कितनी डिस्टेंस हमने यहाँ तक इसे खिसकाया है, तो अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x डिस्टेंस है। और ये जो BC अपने पास वायर है, इस BC वायर की जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है L, क्योंकि इसी वजह से तो मैं T इंटू 2L लिख रहा था इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो L अगर है, और ये x डिस्टेंस तक अगर खिसक रहा है इधर, तो x डिस्टेंस से इधर खिसक रहा है, तो हम अगर ये देखना चाहें कि इतना x डिस्टेंस से इसे आगे खिसकाने पर ये जो वर्क हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसे आगे खिसकाने में, वो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ वर्क डन टू मूव द BC from initial position to x distance। इनिशियल पोजीशन से अगर हम x डिस्टेंस तक इसे अगर मूव करवा रहे हैं तो कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो सॉरी कितना वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना फोर्स वहाँ पर लग रहा है। तो अगर हम वर्क डन की वैल्यू देखें तो फोर्स कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ F फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो F लिख दिया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपने पास वो कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये x डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल और केवल एक ही सरफेस के डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल और केवल एक ही सरफेस के लिए हो रहा है, और अपने पास कितनी सरफेस है, यहाँ पर दो सरफेस हैं। तो
अगर दोनों सरफेस की बात करें तो दोनों सरफेस का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। एक सरफेस x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो रही है, दूसरी भी x डिस्टेंस तक ही डिस्प्लेस हो रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2x। तो मैं लिखूंगा f इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना लिख लिया हमने 2x। f की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो f की वैल्यू अगर लिखें तो f की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, f की वैल्यू है t इंटू में 2l, तो वर्क डन इज इक्वल टू t इंटू में 2l इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास 2x अपने पास है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होगा यहाँ से, W इज इक्वल टू टी को हमने अलग रख लिया, 2l इंटू में 2x लिख दिया। अब ये जो 2l है वो दोनों सरफेस की लेंथ है क्या, 2l जो है वो क्या है पहले वाली सरफेस की भी लेंथ है और इसके पीछे जो सरफेस बन रही है उसकी भी लेंथ है, यानी 2l जो है वो दोनों सरफेस की टोटल लेंथ है। और 2x क्या है, 2x जो है वो दोनों सरफेस की टोटल विड्थ है। अब अगर लेंथ इंटू विड्थ करना चाहें तो लेंथ इंटू विड्थ यानी ये वाला पार्ट जो है या इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या, वो मैं बोल रहा हूँ 2l इंटू में 2x, तो 2l क्या हो गई टोटल लेंथ हो गई दोनों सरफेस की, 2x क्या हो गई टोटल विड्थ हो गई दोनों सरफेस की। तो अगर 2l इंटू में 2x यानी लेंथ इंटू विड्थ करें तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। और ये वाला एरिया जो है वो एक्चुअल के अंदर है चेंज इन एरिया, यानी कोई भी एरिया जो है पहले कितना था, पहले ABCD था आपके पास, अब आपने इस पिस्टन को आगे की ओर मूव करवा दिया तो अब इसका एरिया इंक्रीज होकर टोटल एरिया तो इतना हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, चेंज है, इंक्रीमेंट है कि इतना एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये जो 2l इंटू में 2x है ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये है चेंज इन एरिया ऑफ बोथ सरफेस, केवल सिंगल सरफेस का नहीं है क्योंकि 2l हमने यहाँ पर लिया है और 2x यहाँ पर लिया है, यानी दोनों सरफेस की बात की है। तो डेल A जो है वो है आपके पास चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ बोथ सरफेस, यानी दोनों की दोनों जो सरफेस हैं उनके अंदर जो एरिया चेंज हो रहा है वो चेंज इन एरिया है डेल ए। अब देखिए यहाँ से एक और डेफिनेशन भी सरफेस टेंशन की बन जाती है कि ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में सेव हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा कि दिस वर्क डन stored as potential energy, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं अगर पर यूनिट एरिया के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो वही क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन की बात करें तो W इज इक्वल टू है T इंटू में डेल A। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि T की वैल्यू क्या होगी तो T की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, T इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन में डेल A। अब इस चीज़ से हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है सरफेस टेंशन की, वो क्या है कि किसी भी लिक्विड की सरफेस के यूनिट एरिया चेंज के लिए, किसी भी लिक्विड की सरफेस के लिए अगर मैं चेंज इन एरिया जो है वो यूनिट कर दूं यानी 1 कर दूं तो चेंज इन एरिया अगर 1 हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन सरफेस टेंशन के इक्वल, या वो वर्क डन जो है वो सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा या सरफेस एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। तो डेल A इज इक्वल टू 1 तो T इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। तो सरफेस एनर्जी
की अगर हम लोग बात करें तो सरफेस एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बेसिस पर हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, प्रैक्टिकली इसको डिफाइन किया है। तो अगर आपको सरफेस एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी इंटू में डेल ए, यानी सरफेस टेंशन इंटू में चेंज इन एरिया। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो कई सारे होते हैं और बेसिक नॉर्मली लाइफ के अंदर काम में आने वाले होते हैं। तो नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब हम इनके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि सरफेस एनर्जी के बेसिस पर या वर्क डन जो है अपने पास हमने लिखा है W = T इंटू में डेल ए, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं या न्यूमेरिकल किस किस टाइप के अपने पास आ सकते हैं। फर्स्ट जो है इसका एप्लीकेशन, इसके अंदर हम बात करेंगे वर्क डन इन ब्लोइंग ए वाटर ड्रॉप, यानी कोई भी आपके पास पानी की बूंद है और उस पानी की बूंद को ब्लो कर रहे हो आप। ब्लो करने का मीनिंग क्या हो गया कि पहले आपके पास कोई वाटर ड्रॉप है ये वाले, ठीक है, जिसकी रेडियस है अपने पास R1, ध्यान रखना वाटर ड्रॉप, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ब्लो कर रहे हैं, यानी इसकी रेडियस जो है उसको हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं और इसकी रेडियस इंक्रीज करके कितना करना चाहते हैं, R2 करना चाहते हैं। तो जब मैं R1 से R2 रेडियस की कोई वाटर ड्रॉप बनाता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है T इंटू में डेल ए। डेल ए क्या होता है, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया, सॉरी। तो वाटर ड्रॉप की अगर हम बात करें तो वाटर ड्रॉप जो है अपने पास, इसकी शेप कैसी होती है, तो वाटर ड्रॉप की शेप जो है वो होती है स्फेरिकल, ठीक है। और स्फेयर का अगर सरफेस एरिया देखना चाहें तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पर ये जो अपने पास वाटर ड्रॉप है इसके अगर हम बात करें तो इसका एरिया 4πr1² हो जाएगा और इसका एरिया हो जाएगा 4πr2²। तो चेंज इन एरिया कितना, चेंज इन सरफेस एरिया कितना, वही क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा अगर मैं सरफेस टेंशन को उससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो वर्क डन = T इंटू में डेल ए। डेल ए क्या होगा, डेल ए हो जाएगा आपके पास फाइनल एरिया माइनस में इनिशियल एरिया। तो W = T इंटू में फाइनल एरिया कितना, फाइनल है 4πr2² माइनस में इनिशियल एरिया कितना, 4πr1²। तो अपने पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों में से 4π कॉमन, 4πt अंदर बच गया R2² माइनस में R1²। ये हमने लिख दिया यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू वाटर ड्रॉप के लिए। अब इसके अंदर ध्यान में जो देने वाली चीज़ है वो है डेल ए। क्या है, डेल ए, चेंज इन सरफेस एरिया। अब अगर हम चेंज इन सरफेस एरिया की बात करें तो चेंज इन सरफेस एरिया जो है वो मेनली डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर कि कितनी सरफेस है वहाँ पर। अब वाटर ड्रॉप की बात करें तो वाटर ड्रॉप के लिए तो एक ही अपने पास सरफेस होती है, तो एक ही सरफेस का चेंज इन एरिया हमने देख लिया। 4πr2² किया है हमने, तो 4πr2² तो एक ही सरफेस हो गई ना यहाँ पर। अगर दो सरफेस होती तो मैं कहता 4πr2² प्लस 4πr2² यानी डबल हो जाती टोटल। अब एक ही सरफेस है यहाँ पर। अब एक सरफेस किस तरीके से बनी वाटर ड्रॉप के अंदर, कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सोल्व किया, तो देखो वाटर ड्रॉप जो होती है उस वो अंदर की तरफ से होती है भरी हुई, वाटर होता है उसके अंदर, और बाहर की तरफ से होती है वो एयर से घिरी हुई।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर सरफेस की, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो केवल एक ही सरफेस के टच में है, केवल इनर सरफेस के ही टच में है, बाकी किसी सरफेस के टच में नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक सरफेस को काम में ले लिया। यही पोजीशन चेंज हो जाती है जब मैं केस सेकंड या एप्लीकेशन नंबर 2 देखता हूँ। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या? वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल। सोप बबल यानी जब साबुन का कोई बुलबुला है, बबल है, तो इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा पहले जो साबुन का बुलबुला है वो है R1 रेडियस का, और उसके बाद में हम इससे बना रहे हैं एक बड़ा साबुन का बुलबुला यानी बबल, और उसकी रेडियस कितनी है? R2। तो जब मैं इस छोटे से बड़ा बना रहा हूँ तो हम कहेंगे कि कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे W = T इंटू में डेल A। अब अगर साबुन के बुलबुले की बात करें, सोप बबल की बात करें, तो सोप बबल के अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है? एयर होती है। दोनों ही तरफ क्या 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 होती है? एयर होती है। अब दोनों ही तरफ एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे? इसके सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे या इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वहाँ पर। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा तो यहाँ पर कितनी सरफेस काम में आएंगी? तो मैं बोलूँगा एयर के मॉलिक्यूल अंदर वाली सरफेस पर भी फोर्स लगा रहे हैं और बाहर वाली सरफेस पर भी फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 सरफेस हो गई अपने पास। तो जो डेल ए हम लोग देखेंगे चेंज इन सरफेस एरिया, वो डबल सरफेस के लिए आएगा क्योंकि यहाँ पर डबल सरफेस है। तो W = T इंटू में चेंज इन एरिया A फाइनल माइनस में A इनिशियल। तो W = T इंटू में A फाइनल कितना? अब देखना है आपको, दोनों सरफेस के लिए लेके चलना पड़ेगा। फाइनल एरिया कितना? 4πr², वो तो है एक सरफेस के लिए। अगर मैं दोनों सरफेस की बात करूं तो दोनों सरफेस का कितना हो जाएगा? 8πr² माइनस पहले वाले का कितना? तो पहले वाले का हो जाएगा 8πr1²। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ गया? दोनों में से कॉमन आ गया 8πt, अंदर बच गया r2² माइनस में r1²। तो किसी भी सोप r2² माइनस में r1², तो किसी भी सोप बबल को R1 रेडियस से R2 रेडियस का करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वो वर्क हो जाएगा 8πt r2² माइनस में r1²। ये इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। दोनों के अंदर ही आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो दोनों के अंदर एक ही है। वो क्या है? सरफेस। कि आपको ये देखना है कि सरफेस कितनी टच के अंदर है। यानी अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर अंदर भरा हुआ है, बाहर क्या है? एयर है। अगर अंदर वाटर भरा हुआ है, बाहर क्या है? एयर है। तो वाटर जो है वो अंदर भरा हुआ है, यानी एयर के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर नहीं है, और अंदर नहीं है तो अंदर कोई भी फोर्स वो एक्सर्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से हमने केवल एक सरफेस को ही काम में लिया है। यहाँ पर दोनों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर हमने इनर और आउटर दोनों सरफेस को काम में लेते हुए वर्क डन की वैल्यू फाइंड की है। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो इसकी एप्लीकेशन है, हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन हमने देख ली। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप यानी कोई भी अपने पास वाटर ड्रॉप है, ठीक है, और इस वाटर ड्रॉप को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करने का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे अपने पास कोई एक वाटर ड्रॉप है जिसकी हमने रेडियस ले रखी है कैपिटल R। अब इस वाटर ड्रॉप को हम क्या कर रहे हैं? कई छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो है अपने पास, नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो हैं अपने पास n, यानी स्मॉल n छोटी छोटी स्फेरिकल वाटर ड्रॉप के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉप है अपने पास, ये सब की सब सेम साइज की हैं,
कोई भी डिफरेंट नहीं है, और इनकी जो रेडियस है वो सबकी इक्वल है, स्मॉल आर रेडियस है सबकी, और स्मॉल एन पार्ट्स के अंदर ये है अपने पास। तो जब हम बिगर ड्रॉप को छोटी छोटी स्मॉलर ड्रॉप के अंदर स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने पर क्या होगा कि कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क जो है वो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, या फिर क्या क्या इसकी कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं, वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे पहली बात जो अपने पास है, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो है, जब हम बिगर ड्रॉप से कई छोटी छोटी स्मॉल एन इक्वल वाटर ड्रॉप बनाते हैं, तो जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, क्योंकि ये अपने पास एक ही वाटर ड्रॉप है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें केवल एरिया के रिलेटेड में, सरफेस एरिया के रिलेटेड में, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम तो क्या रहेगा दोनों का कांस्टेंट, क्योंकि इसी से हम लोग ये स्मॉल एन पार्ट्स बना रहे हैं, स्मॉल एन वाटर ड्रॉप बना रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इसके चारों तरफ का एरिया है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, हमने पहले ही बात कर ली कि वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, तो वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। यानी हम लोग अगर बोल दें कि अपने पास कोई 1 लीटर या 1 लीटर कैपेसिटी की कोई एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, 1 लीटर कैपेसिटी की, उसके अंदर लिक्विड डाल रखा है, और उसी लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यानी ड्रॉप्स के अंदर उस लिक्विड को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं। तो कितना लिक्विड नीचे गिरेगा, तो जो ड्रॉप के अंदर है वही लिक्विड नीचे गिरेगा, यानी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो बिगर ड्रॉप हो या फिर स्मॉल ड्रॉप हो। तीसरी चीज जो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगी अपने पास कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, वॉल्यूम क्या रह रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट ले रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। जब मैं बिगर ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप के अंदर तोड़ रहा हूँ, तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, तो मैं लिखूँगा कि वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, क्योंकि वाटर ड्रॉप को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो स्प्लिट करने पर इस वाटर ड्रॉप का जो सरफेस टेंशन है उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा। अब ये जो हमने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, इन तीनों बातों के बेसिस पर अगर हम वर्क डन को देखना चाहें कि वर्क डन होता कितना है, तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर काम में लेनी है वो वॉल्यूम कांस्टेंट से आती है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉलर ड्रॉप्स, यानी जो बिगर अपने पास वाटर ड्रॉप है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, जो स्मॉल एंड छोटी छोटी अपने पास वाटर ड्रॉप है उनके इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल करके देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम की बात करूं तो बिगर ड्रॉप है स्पेरिकल शेप होती है, और स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 4/3 पाई, रेडियस कितनी है r³ इज इक्वल टू। अब स्मॉलर अगर ड्रॉप की बात करें तो स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस है r, तो इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r³। ये तो हो गया एक ड्रॉप का। अपने पास कितनी ड्रॉप्स हैं, स्मॉल एन ड्रॉप्स हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के अंदर एक रिलेशन मिल जाता है। क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो कैपिटल r³ इज इक्वल टू किसके, स्मॉल एन r³, यानी स्मॉल एन की अगर मैं वैल्यू देखूं तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल r³ अपॉन स्मॉल r³। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा और इसको देख लेते हैं कि
एक जो है इसका रिलेशन हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा रिलेशन अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ 1/3 पावर कर दूँ तो दोनों तरफ 1/3 पावर करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा n की पावर 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब अगर मैं दोनों तरफ पावर 2 कर दूँ, दोनों तरफ पावर 2 कर दूं इसके अंदर ही, तो इसके अंदर दोनों की पावर 2/2 कर दूं इसके अंदर ही, तो इसके अंदर दोनों की पावर 2/2 करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा n की पावर 2/3 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ये तीन तरीके से हमने इसी रिलेशन को लिख लिया, क्योंकि आगे जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको हम कई तरीके से आगे लिखेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है वो यूज आएगी। अब हम बात करते हैं वर्क डन की कि वर्क जो है वो कितना हुआ। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन देखो कैसे कैलकुलेट करें, तो अपने पास W इज इक्वल टू क्या होता है, T इंटू में डेल ए, यही होता है अपने पास वर्क डन। तो T इंटू में डेल ए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू T सरफेस टेंशन है, डेल ए क्या लिखूंगा मैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इस पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन है या वर्क डन बाई सरफेस टेंशन है। तो अगर अगेंस्ट है तो वो ऑटोमेटिक कैसा आता है, आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़कर हम लोग केवल न्यूमेरिक वैल्यू अगर देखें तो W इज इक्वल टू T इंटू में डेल ए क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं लिखूंगा फाइनल माइनस में इनिशियल। अब ध्यान में देने वाली बात क्या, वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है तो उसके अंदर सरफेस कितनी होगी, एक ही होगी। और सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, वाटर ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया 4πr²। वॉल्यूम तो होता है 4/3πr³, लेकिन सरफेस एरिया है ये, तो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो देखो W इज इक्वल टू T इंटू में फाइनल सरफेस एरिया कितना हो गया, तो एक छोटी वाटर ड्रॉप की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया है 4πr², लेकिन स्मॉल n है आपके पास वाटर ड्रॉप, तो इनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा n इंटू 4πr² माइनस इनिशियल कितना, तो इनिशियल तो केवल बिगर ड्रॉप है आपके पास, तो इसका एरिया कितना 4πR²। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या क्या कॉमन आया 4π, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 4πt अंदर क्या बच गया स्मॉल n r² माइनस में कैपिटल है r²। ये अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया कि जब किसी बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी n स्मॉल छोटी छोटी ड्रॉप के अंदर तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो कितना वर्क हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन आ जाएगा 4πt n r² माइनस में कैपिटल है r²। अब देखो इसी फॉर्मूले को, ये तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन किसको लूँ मैं, कैपिटल R² को कॉमन ले लेता हूँ, तो W इज इक्वल टू 4πt कैपिटल R² हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा देखो स्मॉल n r² अपॉन में कैपिटल R² माइनस में 1, यही बचा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² देखूँ तो स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R² कितना, तो मैं कहूँगा स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R² है 1 अपॉन n की पावर 2/3। तो यहाँ पर मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R² की जगह 1 अपॉन n की पावर 2/3। तो लिखो देखो W इज इक्वल टू 4πt r², और यहाँ पर मैं एक n पहले से है और स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² की जगह क्या लिखते हैं 1 अपॉन n की पावर 2/3। अब ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर है 2/3, माइनस में 1 हो रहेगा साथ में। अब ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2/3, तो नीचे वाली पावर को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कितना बचेगा 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो अपने पास एक फॉर्मूला W इज इक्वल टू आ गया 4πt r² n की पावर 1/3 माइनस 1। ये अपने पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया इसका।
कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। और ये किसकी टर्म में, देखो स्मॉल आर पूरी तरीके से इसमें से रिमूव हो चुका है, तो ये केवल किसकी टर्म में है, बिगर ड्रॉप की रेडियस, और स्मॉल एन क्या है कि कितने पार्ट्स के अंदर वो स्प्लिट हो रही है, वो स्मॉल आर इसके अंदर नहीं आ रहा है और इसके अंदर स्मॉल आर जो है वो आ रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर स्मॉलर की रेडियस दे रहा है और बिगर की रेडियस दे रहा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर आपको कम से कम के अंदर वैल्यू निकालनी है, जैसे ही बिगर ड्रॉप की रेडियस दे दी और नंबर ऑफ पार्ट्स दे दिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक और तरीका है, एक और तरीके से हम वर्क डन को लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आर, कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन लिया, अब अगर मैं कैपिटल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो देखो अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ से अगर कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगर कैपिटल आर क्यूब कॉमन लूँ तो W इज इक्वल टू 4 पाई टी आर क्यूब। अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर स्मॉल एन और आर स्क्वायर है आपके पास पहले से, अपोन में कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में कितना आ जाएगा, आर क्यूब कॉमन ले रहा हूँ तो आर स्क्वायर तो दो पावर तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ही पावर बचेगी, यहाँ पर कैपिटल आर बच गया। अब देखो आर स्क्वायर अपोन में आर क्यूब है। अब अगर मैं यहाँ से स्मॉल एन को रिमूव करना चाहूँ तो स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं स्मॉल एन की जगह लिख सकता हूँ कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब लिखूंगा तो कैपिटल आर क्यूब से तो कैपिटल आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आर स्मॉल आर क्यूब बचेगा, तो इससे दो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी ऊपर वाले आर स्क्वायर से। तो जो W की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 पाई टी, तो जो W की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 पाई टी आर क्यूब, और यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इस फॉर्मूले का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि W की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास, 4 पाई टी कैपिटल आर क्यूब 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। तो इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने तीन तरह से लिख लिया है। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे वो ध्यान में रखना है, लेकिन कन्वर्जेशन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीज़ जो है वो ज़रूर ध्यान में रखनी है। चलिए इसी को आगे करते हैं, नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब क्या होता है कि अगर ये जो वर्क हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अब अगेंस्ट सरफेस टेंशन के वर्क कर रहे हैं तो वो अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी वहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपने आप ही स्प्लिट हो रहा है, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम लोग उस वाटर ड्रॉप को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन या इफ एक्सटर्नल फोर्स is not applied on this liquid, not applied, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा वर्क डन जो है वो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हो रहा है। अगेंस्ट वर्क डन का मीनिंग है वर्क डन होता है नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव होता है, इसका मतलब कि उस लिक्विड की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाते, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर लिक्विड उस वाटर
वाटर ड्रॉप को स्प्लिट करते तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हो रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर नहीं लग रहा है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो एनर्जी डिक्रीज तो होगी ही, क्योंकि वर्क डन जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन ही है एक तरह से। तो वो वर्क डन जो है वो होने से लिक्विड की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। अब इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई तो देखो उसका मीनिंग क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी अगर गैस की बात करें, हम लोग ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती है del U इज इक्वल टू NCV del T। तो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर लिक्विड का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही रीजन है कि जब किसी बोतल के अंदर पानी डालकर जब वो आगे कैप लगाकर उसको स्प्लिट किया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स का टेम्परेचर कम होता है। और यही यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो जो इंटरनल एनर्जी है लिक्विड की वो वर्क डाउन में खर्च हो जाती है, और वर्क डाउन में खर्च हो जाएगी यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जब बिगर ड्रॉप को, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ये लिख सकता हूँ कि जब बिगर ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप के अंदर स्प्लिट किया जाता है, स्मॉलर ड्रॉप्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, यानी उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाएगा वो अगर हमें देखना हो कि हमने बोल दिया कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा वो अगर हमें देखना हो तो मैं बोलूँगा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक पढ़ा था जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है कि कोई भी एनर्जी जो है जो जब वो हीट के अंदर कन्वर्ट होती है या कोई वर्क करने पर जब हीट कन्वर्ट होती है, हीट में वो कन्वर्ट होता है वर्क डन, तो W/Q की जो वैल्यू है, यानी वर्क डन अपॉन में हीट की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है, और वो कांस्टेंट बोला जाता है जूल्स कांस्टेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट इज इक्वल टू जूल्स कांस्टेंट, इज इक्वल टू जूल्स कांस्टेंट। और जूल्स कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन W/Q में हीट, अब हीट क्या कर रही है, ये हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर या इंक्रीज करने के लिए जो हीट यूज होती है उसे हम लिखते हैं MS del T। क्या लिखते हैं, MS del T। अगर फेज चेंज होती है तो हीट को कितना लिखते हैं, ml लिखते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हम लिखते हैं MS del T। m क्या है, मास है उस लिक्विड का, s क्या है, स्पेसिफिक हीट है, del T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो W/Q में MS del T इज इक्वल टू जूल्स कांस्टेंट J। अब W की वैल्यू भी अपने पास है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी देखनी है कि चेंज
चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो अगर डेल टी को इधर ले आए, जे को इधर ले आए, तो मैं लिखूंगा W/mSJ इज इक्वल टू डेल टी। अब हमें चेंज इन टेम्परेचर जो है वही यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर अगर W की वैल्यू हम लोग लिखें तो W की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी थी। अगर मैं W की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखना चाहूँ, इसी को हम लोग कंटिन्यू करें, तो W की वैल्यू जो है वर्क डन कितना है अपने पास 4 पाई कैपिटल R क्यूब 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला हमने देखा था। अपॉन में m क्या है, मास ऑफ लिक्विड। अब मास ऑफ लिक्विड को अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अब वॉल्यूम जो है वो है यहाँ पर लिक्विड जो है वो ड्रॉप्स के अंदर है, तो ड्रॉप के अंदर है, तो मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो वॉल्यूम जो है वो कितना, एक स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। और स्फीयर जो है वो स्फीयर कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो मैं बात करूँगा 4/3 पाई R क्यूब। अब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कौन सी ड्रॉप का चेंज हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो कौन सी ड्रॉप का चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है बिगर ड्रॉप का, क्योंकि बिगर ड्रॉप ही स्मॉलर ड्रॉप के अंदर चेंज हो रही है। तो बिगर ड्रॉप का टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, तो बिगर ड्रॉप का यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और उसकी डेंसिटी वो जिस लिक्विड की बनी हुई ड्रॉप है उसकी डेंसिटी आ गई। m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं अपने पास 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कैपिटल R क्यूब इंटू में D, और साथ में क्या है आपके पास S और J। S क्या है, स्पेसिफिक हीट, और J क्या है, जूल्स कांस्टेंट, इज इक्वल टू डेल T। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से 4 चला गया यहाँ पर, और क्या चला जाएगा, R क्यूब से R क्यूब चला गया, पाई से पाई चला गया, ये सब आ गया अपने पास। अब देखो अपने पास जो डेल टी की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देखो, डेल टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास। डेल टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो डेल टी इज इक्वल टू, इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, साथ में ऊपर कुछ भी नहीं है इसके, सारा का सारा नीचे आएगा। क्या क्या नीचे आएगा, DSJ, और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन स्मॉल r अपॉन 1 अपॉन कैपिटल R। तो कोई भी वाटर ड्रॉप जब स्प्लिट होती है स्मॉल n पार्ट्स के अंदर, तो जब वो स्प्लिट होती है तो उसके टेम्परेचर चेंज कितना होता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज कितना होता है, 3/DSJ 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। स्मॉल d जो है वो होती है डेंसिटी, स्मॉल s जो है वो होती है स्पेसिफिक हीट, जो भी लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, जैसे वाटर ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट। J जो है वो होता है जूल्स कांस्टेंट, और स्मॉल r जो है वो है स्मॉलर जो ड्रॉप है उसकी रेडियस, कैपिटल R क्या है, बिगर ड्रॉप की रेडियस। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप के अंदर चेंज होती है और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने T जो है T को मिस कर दिया है, तो T यहाँ पर आ जाएगा 3T। T क्या है, सरफेस टेंशन। वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर 4 पाई R क्यूब T 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब हम इसका बिल्कुल अपोजिट वाला पार्ट देखते हैं। ये तो हमने कहा था कि कोई भी बिगर ड्रॉप जो है वो स्मॉलर ड्रॉप के अंदर चेंज हो रही है, या स्मॉलर पार्ट्स जो हैं उनमें स्प्लिट हो रही है। अब अगर कई सारी छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हों और वो मिलकर अगर एक बिगर ड्रॉप बना रही है
तो किस तरीके की कंडीशन जो है वो अपने पास सामने आएगी। यानी मैं फोर्थ जो है अपने पास फोर्थ केस या फोर्थ एप्लीकेशन वो लिख सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप या फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप या फॉर्मेशन ऑफ बिगर वाटर ड्रॉप। अगर बिगर वाटर ड्रॉप बनानी है तो किस तरीके से क्या क्या कंडीशन अपने पास हो सकती हैं। चलिए, बिगर ड्रॉप बनाने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि अपने पास कई छोटी छोटी वाटर ड्रॉप है, ये कई छोटी छोटी वाटर ड्रॉप है। अगर मैं नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स की बात करूं तो नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स है अपने पास स्मॉल n, सबकी रेडियस स्मॉल r रही है, यानी सभी की सब इक्वल वॉल्यूम की है और सभी की सभी मिलकर क्या बनाती हैं, एक कोई बड़ी वाटर ड्रॉप बनाती हैं। और इस बड़ी वाटर ड्रॉप की जो रेडियस है वो कितनी है अपने पास, कैपिटल R। तो क्या कंडीशन होगी, तो हम बिल्कुल अपोजिट करते हुए पढ़ेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स इज इक्वल टू स्मॉल n। तो देखो कंपैरिजन करते हुए पढ़ो बिल्कुल। तो अगर फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल r रेडियस की कोई भी स्मॉल n स्मॉलर ड्रॉप्स हैं, वो अगर कैपिटल R रेडियस की कोई बिगर ड्रॉप बनाती हैं तो जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया कैसा होगा। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें, सरफेस एरिया तो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा क्या, तो हम कहेंगे वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही हैं तो इन सब का जो वॉल्यूम है मिलाकर वो इसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो सारी चीज़ें वही है जो n का फॉर्मूला हमने देखा था, जो कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर रिलेशन निकाला था, वो सेम रिलेशन यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कि स्मॉल n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल r³ के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें n की पावर 1/3 की तो वो किसके इक्वल था, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। n की पावर 2/3 की बात करें तो वो कैपिटल R² अपॉन में स्मॉल r²। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट वाली जो हिस्से पहले वाले के अंदर हमने पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन जो होता है उस वर्क डन की वजह से सरफेस एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर था वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सरफेस एनर्जी जो है उसके अंदर तो एब्जॉर्ब हो रही थी और यहाँ पर सरफेस एनर्जी रिलीज करेगा ये। तो सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस एनर्जी रिलीज्ड और कितनी रिलीज करेगा वो उसके वर्क डन के क्या होगा, इक्वल होगा। कितनी वो रिलीज करेगा सरफेस एनर्जी वो उसके वर्क डन के इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो हम सीधी लिख भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रीवियस के अंदर कैलकुलेशन सारी कर ली है। केवल हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्क डन जो होगा वो वर्क डन होता है T इंटू में चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कितना चेंज हो जाएगा, तो हमने क्या बोला कि वर्क डन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ज़्यादा सरफेस एरिया किसका, इन सब का। तो इसमें से मुझे इसका एरिया डिक्रीज करना है तभी वैल्यू पॉजिटिव रह पाएगी। तो मैं कहूँगा
surface area of n drops, smaller drops, minus surface area of कौन सी वाटर ड्रॉप्स हो जाएगी, बिगर वाटर ड्रॉप। चलो वैल्यू रखते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू जो है W इज इक्वल टू टी इंटू में सरफेस एरिया n स्मॉल ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, माइनस बिगर का कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल है r स्क्वायर। तो W की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या क्या कॉमन आएगा, 4 पाई t कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा स्मॉल n r स्क्वायर माइनस कैपिटल है r स्क्वायर। क्या ये वैल्यू जो है वो पहले वाले के सेम ही आ रही है, क्या कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, W इज इक्वल टू अपने पास 4 पाई टी एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर। बाकी जो तीनों वैल्यू हैं वो भी इसके बिल्कुल क्या आएंगी, सेम आएंगी। यानी उस केवल अंतर कहाँ पर हो रहा है कि एक के अंदर तो एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यानी एब्जॉर्ब होने का मतलब ये नहीं है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करने का, एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि उसको एनर्जी बाहर से चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी दे रहा है तो W इज इक्वल टू 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम W का फॉर्मूला और देखें तो W इज इक्वल टू 4 पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 टी कैपिटल आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला था, वही का वही यहाँ आ जाएगा। या W इज इक्वल टू 4 पाई टी आर क्यूब 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। तो ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर सेम ही आएंगे, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो इसके अंदर कहाँ पर आएगा, डेल टी की वैल्यू अगर हम देखें कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सेम आएगा। तो मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेल टी की वैल्यू जो आई थी अपने पास, वो डेल टी की वैल्यू सेम रहेगी 3t अपॉन में क्या था अपने पास, 3t अपॉन में एस जे 1 अपॉन में स्मॉल आर माइनस में 1 अपॉन में कैपिटल आर, 3t अपॉन में एस जे 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस में 1 अपॉन कैपिटल आर, और साथ में क्या था जूल से कांस्टेंट। और यहाँ पर अपने पास 3t अपॉन एस जे, ये वैल्यू आ गई अपने पास चेंज इन टेम्परेचर, यानी कोई भी डिफरेंस यहाँ पर अपने पास नहीं आएगा। डिफरेंस जो आएगा वो एक जगह आएगा कि इसके अंदर हम एडिशनल एक बात जो है वो और फाइंड करते हैं। अब एडिशनल कौन सी बात इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, तो वो होगी कि अगर जो रिलीज्ड एनर्जी है वो रिलीज्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट ना करे, वो अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट ना करे, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाए, यहाँ पर स्मॉल डी डेंसिटी हो रहेगा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है तो उन वाटर ड्रॉप की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है जिसे हम W वर्क डन बोल रहे हैं, ये अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो अगर हमें यहाँ पर देखना हो तो वो वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, कंडीशन हम लोग बोल दें कि इफ रिलीज्ड एनर्जी converted into kinetic energy, then velocity of drop
जब काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो जाए ये जो एनर्जी या वर्क डन की हम लोग बात कर रहे हैं ये, तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो हम कहेंगे जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी में अगर रिलीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी वर्क डन के। अब हम लोग इसे डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं, जूल कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जूल कांस्टेंट कब लिया जाता है, जब हीट हो वहाँ पर। अब तो दोनों एनर्जी ही हैं, एक वर्क डन है एक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv² इज इक्वल टू वर्क डन कितना, वर्क डन है 3T में dsj 1/r माइनस 1/R। अब देखो अपने को तो v² की वैल्यू चाहिए, तो v² को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो v² इज इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो 6T में dsj 1/r माइनस 1/R। तो v इज इक्वल टू जो वाटर ड्रॉप की वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 6T dsj 1/r माइनस 1/R। ये उस वाटर ड्रॉप की वेलोसिटी आ गई अगर रिलीज्ड एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो जो अपने पास सारे के सारे जो एप्लीकेशंस थे इसके, वो सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा चुका हूँ। इनके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर बाकी नहीं रह जाता है। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसके जो एग्जांपल्स हैं उनकी लिस्ट मैं ऐप के ऊपर आपको डलवा दूँगा, या फिर जो अपना ब्लॉग है उस ब्लॉग के ऊपर आपको इसकी डीपीपी और जो शीट्स हैं वो मिल जाएंगी। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करें। बाकी के इसके 2-4 न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं यहाँ पर भी सोल्व कराऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू, ज़रूर देखिए ये वीडियो।